Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. And today is 25th of July 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the important current affairs of the day. And first of all, we are going to have some questions from the previous day session. The last day session, uh, we have some points regarding the economic survey and the budget. So here the question is, according to the Economic Survey 2023-24, what is the projected growth rate of the Indian economy this year? So for this year, the projected rate of economic growth will be 7%. The next question is, according to the survey, what is emphasized as a policy priority alongside economic growth? तो दिस टाइम जो अभी हमारा बजट आया है, हमारी क्या पॉलिसी प्रायोरिटी है, ये भी हमने डिस्कस किया था. सो इसमें मेन फोकस हमारा जो गवर्नमेंट का रहने वाला है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी. ये दो पॉइंट्स पर वो बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, बाकी अदर पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लीड ऑथर of the economic survey for 2023-24. You know कि जब भी फुल बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट आती है जो कि प्रीवियस ईयर का सारा रिकॉर्ड होता है. मोस्टली उसमें डेटा होता है और अपने कुछ परसेप्शंस होते हैं, प्रेडिक्शन होते हैं, लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या हमारे इश्यूज रहे, वो सब उसमें होते हैं. सो इकोनॉमिक सर्वे को मोस्टली हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसको ऑथर करते हैं. तो दैट इज दिस टाइम वी अनंत नागेश्वरन. इन्होंने इस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे को ऑथर किया है. व्हाट डज द सीईए रिकमेंड टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू ईज द बर्डन ऑन बिजनेस? तो बिजनेस के रिगार्डिंग में इस इकोनॉमिक सर्वे में जिन्होंने इसको ऑथर किया है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनको क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं. सो उनका सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन था कि लेट गो ऑफ मायरियड रेगुलेटरी पावर्स. इट मींस जो बिजनेस जो सेटअप्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनको थोड़ा सा बर्डन फ्री करना होगा. उनके ऊपर से जो रेगुलेशंस हैं उनको हमें रिड्यूस करना होगा, जिससे कि हम बिजनेस को इजी कर सकें. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम इंप्रूव कर जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्वे व्हाट इज द हाईलाइटेड एज पोटेंशियली अंडरमाइनिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? सो इंडिया की प्रोडक्टिविटी और पब्लिक हेल्थ को लेकर के इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो दिया है. और ये ऑब्जर्वेशन है सेडेंटरी हैबिट्स एंड अनहेल्दी फूड. सो इंडियन सोसाइटी में एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है लोगों की सेडेंटरी हैबिट्स हो गई हैं. इट मींस फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. इट मींस या तो मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पर, आईपैड पर उस पर गेम खेल रहे हैं, या फिर बड़े बड़े टीवी देख रहे हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. इट मींस लेजीनेस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो इंडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है. दैट इज सेडेंटरी हैबिट्स. अनोदर इश्यू क्या है? अनहेल्दी फूड. इंडिया में अनहेल्दी फूड अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, और जो स्पेशली हमारा यूथ है उसको जो अनहेल्दी फूड है, स्पेशली जो फास्ट फूड है, जो कि 100% आपकी बॉडी को केवल हार्म ही करता है, और लोगों को स्पेशली इस फूड की आदत लग गई है. कई बार केसेस में क्या है कि दे डोंट हैव द इजी ऑप्शंस टू हैव अ गुड हेल्दी फूड. सो मोस्टली बाहर का खाना खा रहे हैं, उसमें स्पेशली आपका जो ऑयली फूड है, फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, या 2-2 3-3 दिन पुराना जो फूड है, उसको बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं. और उसकी वजह से इंडिया की एक जेनरेशन है
जो इंडिया का पूरा यूथ है ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली उससे अफेक्ट हो रहा है। सो इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है पूरे यूथ के लिए। और देखो हमारा अगर इस टाइम पर यूथ है, और स्पेशली अभी अगर हम टीनेज उसकी जनरेशन की बात करें, और जो अभी आने वाले बच्चे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, अगर उनको बचपन से ही फास्ट फूड की और सेडेंटरी हैबिट्स अगर उनको लग गई, आने वाले टाइम में हमारा जो यूथ है हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक, स्टैमिना वाला या हेल्दी जो यूथ होगा वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बजट ऑफ 2024-25 द गवर्नमेंट हैज टारगेट्स टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय। तो इंडिया का टारगेट है कि हम इंडिया को डेवलप्ड बनाएंगे, और दैट इज अराउंड 2047 तक का हमने टारगेट रखा है कि 19, अगर इसको हम कंपेयर करें कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो हम इसको 2047 में एज ए डेवलप्ड नेशन का हम टारगेट इसमें रख रहे हैं। तो इट मींस 100 इयर्स में एटलीस्ट हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में ले जा सकें। सो दिस इज द टारगेट ऑफ दिस ईयर्स बजट। Which article of the Indian Constitution says that the members of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state will take an oath according to the given format in the presence of the governor or any other person appointed in his behalf? तो ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें गवर्नर या गवर्नर जिस किसी को भी नॉमिनेट करें वो एमएलएस को ओथ दिलवाएंगे? इसको जब हमने 23 ऑफ जुलाई वाले सेशन में डिस्कस किया था, कि जिसमें बंगाल के गवर्नर साहब ने वहाँ के 2 एमपी जो एमएलए हैं उन पर कुछ फाइन लगाया है, उसको लेकर के ये इशू जो है न्यूज़ में था। और वैसे भी बंगाल के जो गवर्नर हैं, बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उनमें आपस में बहुत सारा टसल चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूं, उस दिन बताया था इसका आर्टिकल प्रॉपर। सो यू हैव टू रिप्लाई एटलीस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। एक क्वेश्चन है कम से कम, इसका आंसर तो आपको देना ही है। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला है कि यूपीएससी सेट टू रिवैम्प एग्जाम्स बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली हमने देखा है कि एक आईएएस थी महाराष्ट्र कैडर की, तो उनका आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, शायद उनका नाम पूजा खेड़कर, और उन पर ये एलिगेशंस हैं कि वो एग्जाम देने की उनकी जो लिमिट थी, जो लिमिटेड अटेम्प्ट्स थे उनके 6 जितने भी थे, उन अटेम्प्ट से ज्यादा, मींस उनको देखो जनरल कैटेगरी में जो अटेम्प्ट मिलते हैं वो होते हैं 6, ठीक है, ओबीसी में होते हैं 9, उन्होंने अटेम्प्ट दिए 12। ठीक है, वो कैसे अटेम्प्ट दिए कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को चेंज करवा लिया, उसमें नेम अपना चेंज करवा लिया, और उसके बेसिस पर उन्होंने अटेम्प्ट दे दिए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिए। अब अगर कोई नेम वगैरह चेंज करके अटेम्प्ट देता है तो उसको यूपीएससी कैसे कैच करेगी? अब यूपीएससी नया सिस्टम लाने जा रही है, और वो है इनका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट। उनकी बायोमेट्रिक डिटेल्स भी अब रिकॉर्ड की जाएंगी यूपीएससी के पास में। इसके लिए इन्होंने टेंडर निकाला है कि इट मींस आप अगर नेम अपना चेंज कर देंगे, एड्रेस चेंज कर देंगे, माता पिता का नेम चेंज कर देंगे, तब भी आपकी जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन, फेस का स्कैन, तो वो तो चेंज नहीं करवा पाओगे, और वो सब आपका इजीली ट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार असेंबली पासिस बिल टू कर्ब पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। रिसेंटली हम 1 और 2 इयर्स को देखें, या और उससे भी बहुत पहले से हम देखें, तो बहुत सारे एग्जाम्स पेपर जो है लीक हुए हैं। आपका यूजीसी नेट हो, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका नीट का केस चल रहा है, यूजीसी नीट का, सीयूटी यूजी वाला एग्जाम था, उसको भी उन्होंने दोबारा कंडक्ट कराना पड़ा। बिहार में कई सारे एग्जाम्स हुए, उनमें पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुए। यूपी में कई बार ऐसा हुआ, राजस्थान में हुआ, झारखंड में हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता रहता है। तो इसको लेकर के यूपी गवर्नमेंट ऐसा अपना एक लॉ लेकर के आई, फिर झारखंड गवर्नमेंट लेकर के आई, नेशनल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट ऐसा एक लॉ लेकर आ चुकी है, और इस पर अगेन अब बिहार भी अपना एक सेपरेट लॉ लेकर आ चुका है, जिसमें उन्होंने 5 to 10 इयर्स का पनिशमेंट रखा है,
और अराउंड 1 up to 1 crore तक का उसमें फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम पेपर लीक से रिलेटेड इश्यूज हैं, थोड़ा सा इनको समराइज करके हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास में है कि नो प्रोग्रेस ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन से फॉर्मर एम्बेसडर्स। सो रिसेंटली अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में ही है, हम भी वहाँ जा चुके हैं पहले। उसमें अभी एक सेमिनार हुआ था, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो वहाँ पर गैदरिंग उनकी हुई। सो उन्होंने ये कहा कि जो फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं कि अगर हम ओवरऑल प्रोग्रेस देखें कि यूएनएससी में अगर कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, रिफॉर्म्स किसके लिए कि उसमें नए मेंबर्स का इंक्लूजन हो, वीटो पावर जो ओनली परमानेंट मेंबर्स के पास में है या तो उसको हटा दिया जाए या सबको दे दिया जाए, और मेंबरशिप का एक्सपेंशन हो। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि देखो इतने टाइम से सबके लिए रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट चल रहा है, सारे कंट्रीज इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्पेशली द कंट्रीज हु आर एम्फेसाइजिंग द एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ द यूएनएससी, दीज आर G4 नेशंस। G4 नेशंस, ये G4 नेशंस कौन कौन से हैं? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। सो ये कंट्री, इन कंट्रीज का अपना डिमांड है दैट देयर शुड बी एक्सपेंशन इन द यूएनएससी मेंबरशिप and also in the power setup of UNSC, and these countries should become the permanent member of UNSC। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एटलीस्ट इसमें क्या चाहिए, हमको एक्सपेंशन चाहिए, और ये मीटिंग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई। अनोदर यहाँ से अगर कुछ इशू देखेंगे तो इन्होंने क्या ब्लेम इस पर लगाया है, कुछ नए वोट्स में इन्होंने ये कहा है कि अभी का अगर हम यूएनएससी देखें तो वो शो करता है कि 1945 में जब इसका सेटअप हो रहा था तो उस समय की जो बाइनरी इसका सेटअप था, बाइनरी क्या, बाइनरी का मीनिंग यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, बाइनरी का इनसे मतलब है कि एक साइड में तो यूएसए था और दूसरा था यूएसएसआर। बस ये दो ब्लॉक बन गए थे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और इसमें अगर हम देखेंगे यूएनएससी में तो दो ही ब्लॉक हमको दिखाई पड़ते हैं। एक तो यूएसए का ब्लॉक है जिसमें यूएसए और उसके अलाइड नेशंस हैं, जिसमें आपका फ्रांस हो गया, आपका यूक्रेन हो गया, है ना, सॉरी यूक्रेन नहीं, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ये कंट्रीज हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारे पास में यूएसएसआर दिखाई पड़ता है और हमको चाइना दिखाई पड़ता है। सो मींस एक यूएसए वाला ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया आपका यूएसएसआर वाला ग्रुप। तो ये कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड में जिस समय पर इसको क्रिएट किया गया था तो पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, लेकिन आज भी इतना टाइम निकल चुका है, अभी भी हम इस ग्रुप से, ये जो पूरे वर्ल्ड को बाइनरी ब्लॉक्स में जो डिवाइड कर रखा है उससे बाहर नहीं निकले हैं। हमको चाहिए कि मल्टी मेंबरशिप वाला ये बने, उसमें टू ग्रुप वाला सिस्टम खत्म हो, और यूएनएससी में देयर शुड बी मल्टीपल रिफॉर्म्स इन द मैटर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स मेंबरशिप एंड आल्सो द पावर शेयरिंग इन दिस ब्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास में है ग्रासलैंड्स इन कच्छ लाइकली टू होस्ट चीताज फ्रॉम अफ्रीका। रिसेंटली हम पहले भी 2022 से ही चीता अफ्रीका से लेकर के आ रहे हैं और इंडियन फॉरेस्ट में उसको हम रिलीज कर रहे हैं, वहां उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो अभी रिसेंट का है कि गांधी सागर में पहले ही हम इसको इंट्रोड्यूस कर चुके थे। कूना नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश का, वहां पर भी हम इनको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। वहां पर गांधी सागर सेंचुरी है, उसमें भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस मोर चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। उन कंट्रीज से इसमें हम इन बिग कैट्स को और लेकर के आना चाहते हैं। वो भी कहां पर, बन्नी। बन्नी क्या है, ये है वहां के ग्रासलैंड्स, और इन ग्रासलैंड्स में हम इनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो बन्नी ग्रासलैंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है कि कहां कहां पर हमने चीताज को इंट्रोड्यूस किया है। सो दिस इज, एक तो गांधी सागर सेंचुरी हो गई मध्य प्रदेश की, कूनो नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश का, एंड अनदर इज बन्नी इन गुजरात। और ये कहां पर है, रन ऑफ कच्छ में, जो कच्छ का रन है वहां पर ये ग्रासलैंड्स है वहां पर। तो ये सब अभी होने वाला। हालांकि एक इसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी रहा कि हमने जो 20 इसमें इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से ओनली 30 चीता पहले वाले जो है सरवाइव कर पाए हैं। हाँ, एक चीज और है कि उनके 13 बच्चे भी हैं
उनके कब्स हैं वो भी अभी सरवाइव कर पाए हैं। सो आई होप कि आने वाले टाइम में वो और भी जितने हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो जाए, सरवाइव कर जाए। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि चीता हम कहाँ से लाए थे, तो साउथ अफ्रीका से और नमीबिया से, ये दो हमारे पास नेशंस हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अदर पॉइंट पर। आधार एनरोलमेंट आईडी फॉर पैन टू बी डिसअलाउड। पहले सिस्टम को समझ लीजिए कि पैन कार्ड जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, जब इसका और आधार, अब दोनों कंपलसरी है बहुत टाइम से कि भाई पैन कार्ड में आपको अपना आधार लगाना ही पड़ेगा। होता क्या था कि जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते थे और सपोज करो आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, तो आपने क्या किया, आधार के लिए भी अप्लाई कर दिया। आधार के लिए अप्लाई किया तो आपको वहां से एक एनरोलमेंट आईडी मिल गई। मींस वो आधार का नंबर नहीं है, बस आपको एक टेम्परेरी आईडी मिल गई। आपने क्या किया, इस आईडी को इस पैन कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देते हैं, ठीक है, और वहां से आपका पैन कार्ड बन करके आ गया। ठीक, अब आपने क्या किया, आधार नंबर से एक अलग पैन कार्ड बनवा लिया और इस एप्लीकेशन नंबर से एक अलग बनवा लिया। ठीक है, सो दोनों से आपने अलग अलग बनवा लिए और लोग इस तरीके से कर रहे थे टैक्स वगैरह बचाने का फ्रॉड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चीजें पता चल गई और उन्होंने इसको क्या कर दिया अब कि नहीं, आप अब जो पैन कार्ड बनवाएंगे उसमें आधार कार्ड की एनरोलमेंट आईडी नहीं, अब आपको उसमें आधार कार्ड नंबर ही जो है सबमिट करना पड़ेगा। सो अब ये बंद हो चुका है। फिर है हमारा सेंटर डिफेंस फैक्ट चेक यूनिट सेज राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। देखो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है एक, क्या नाम है उसका, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, फैक्ट चेक यूनिट। फैक्ट चेक यूनिट बना रहे हैं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका काम क्या होगा कि अगर सोशल मीडिया पर या कहीं और भी और कुछ ऐसी न्यूज चल रही है, कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, और ये क्रिएट करते हैं र्यूमर सोसाइटी में। ये यूनिट क्या करेगी, ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियोस, ऐसे पोस्टर्स, ऐसे मैसेजेस, उनका करेगी फैक्ट चेक और चेक करेगी कि वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या वो ऑथेंटिक है। ठीक है, अब इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कुछ पर्सन्स ने, कुछ एक उनका ग्रुप है जिसमें कि एक पर्सन और है, नाम में यहाँ उनका नहीं लूंगा, तो उन्होंने इसको कर दिया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। उनका कहना यह है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ऐसा बनाएगी फैक्ट चेक यूनिट, तो सपोज करो कि कोई ए नाम की कोई न्यूज है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, चेक करेगी और चेक करके बताएगी कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इट मींस इंक्वायरी किसने की, गवर्नमेंट ने की, उस पर डिसीजन किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो इनकरेक्ट हुई तो उस पर केस भी कौन फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट, और उस पर बाद में उस इंक्वायरी के बाद में उस पर डिसीजन भी हो सकता है, मींस उसके अगेंस्ट में केस फाइल होने के बाद में। इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट खुद ही इंक्वायरी कर रही है, खुद ही केस फाइल कर रही है, खुद ही जजमेंट सुना रही है, तो फिर ये तो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है दैट नोबडी शुड बी जज इन हिज और हर ओन केस, तो कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो गवर्नमेंट खुद ही इंक्वायरी कर रही है, खुद ही केस फाइल कर रही है और खुद ही उसको पनिशमेंट भी हम उसको दे रहे हैं पुलिस वगैरह के थ्रू। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता सर जो है वो जब प्रेजेंट हुए तो उन्होंने अपने कुछ पॉइंट कहे, तो इन्होंने अपना जो मेन पॉइंट रखा वो देखो ये पॉइंट था जिसको आपको समझना चाहिए लीगल नॉलेज के लिए। यहाँ पर इनका मेन पॉइंट ये था कि देखो आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फॉर एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन इन इंडिया। सो ये कह रहे हैं कि सपोज करो अगर कोई उससे एक र्यूमर फैलता है, र्यूमर स्प्रेड होता है और उस र्यूमर से अगर क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में वायलेंस और उस वायलेंस से किसी की हो जाती है डेथ,
तो इस र्यूमर या जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, किसी ने अपना भड़काऊ या अपना इंस्टिगेटिंग करने वाला अपना बयान दिया, ऐसा कोई वीडियो रिलीज कर दिया, उससे लोग आपस में लड़ गए और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो इनका कहना है कि गवर्नमेंट की ये भी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और प्लस ये सिटीजन्स का लाइफ मतलब राइट टू लाइफ है। तो अगर ऐसे र्यूमर्स की वजह से लोगों की डेथ होती है, वायलेंस होता है, राइट्स होते हैं, तो उनका राइट टू लाइफ अफेक्ट होता है। डेथ हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 21। सो हम ये जो फैक्ट चेक यूनिट बना रहे हैं, इट इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रोटेक्ट द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये इनका कहना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, और वो है कि अभी रिसेंटली ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, चलो बता दो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ठीक है, इसने क्या किया है कि अभी टीबी को डिटेक्ट करने की एक नई टेक्नोलॉजी बना दी है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है ये देख लीजिए, CRISPR कैस, क्रिस्प आर कैस, ये बेस्ड टीबी डिटेक्शन सिस्टम है। तो ये क्या करेंगे कि टीबी को बहुत ही इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर पाएंगे। इंडिया में क्या इशू है, अगर आप टीबी का इंपॉर्टेंस समझोगे तो आप देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन साहब भी उसमें कई बार आते हैं, दैट टीबी हारेगा देश जीतेगा। सो इंडिया में अगर टीबी का आप देखोगे तो एवरी ईयर 4,80,000 पीपल टीबी की वजह से डेथ उनकी हो जाती है। एवरी डे अगर हम देखें तो मोर देन 1400 पीपल एवरी डे उनकी डेथ होती है इंडिया में ड्यू टू टीबी। अब इश्यू क्या है कि टीबी का जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए इंडिया में प्रॉपर डायग्नोसिस सिस्टम अभी तक नहीं है। इट मींस टीबी अगर इनिशियल स्टेज में होती है और आप उसको डिटेक्ट करवाने जाते हैं तो नहीं आती। प्लस जो रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट यहाँ पर मींस बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब होता क्या है, वो टीबी आपकी एक एडवांस स्टेज में पहुँच जाती है और अल्टीमेटली उससे होती है फिर डेथ। सो ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी से क्या होने वाला है कि एक तो एवरी विद इन 2 आवर्स में आप 1500 सैंपल चेक करके उनकी रिपोर्ट ला सकते हो। 1500 रिपोर्ट्स आप एक दिन में इनसे ले सकते हो विद इन 2 आवर्स। अनदर इश्यू क्या है कि उसके सलाइवा वगैरह का यूज करता है डीएनए वगैरह से, तो वो भी सिंपल है कि उसमें भी चीजें बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं। अनदर इश्यू इसमें जो अनदर इसकी एडवांटेज क्या है, अनदर एडवांटेज इसकी ये है कि इसका जो यूज है वो यूज करना इसका बहुत इजी है। इट मींस वेरी इजी टू यूज। सो इट मींस इन मशीन्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं विलेजेस में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वहां पर भी। इट मींस इसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसी रेडियोलॉजिस्ट की या बहुत बड़े किसी साइंटिस्ट की, एमबीबीएस डॉक्टर की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये बेसिक लेवल पर, मल्टीपल लेवल्स पर, इनको इवन विलेज लेवल पर जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर इसको इजीली यूज कर लिया जाएगा और टीबी इनिशियल स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाएगी। और इनिशियल स्टेज में इफ एनी डिजीज इज गेट डिटेक्टेड देन द मेडिकेशन ऑफ दैट डिजीज, उसकी जो इलाज है, उसका मेडिकेशन है, उसका ट्रीटमेंट है, इट बिकम्स वेरी इजी और लोगों की डेथ से वहां पर लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। So this was the different articles for the day, and we will discuss of course other articles for the next day, and we are going to summarize this session. So thank you, bye bye, take care.